जीके का टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन रिव्यू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के प्रमुख त्योहारों को उनके मनाए जाने की तिथि से सुमेलित कीजिए। तो छत्तीसगढ़ के जो प्रमुख त्यौहार दिए गए हैं उसको सही सुमेलित करना है। कॉलम 1 में दिया गया है त्यौहार और कॉलम 2 में दिया है उससे संबंधित तिथि। तो कॉलम 1 का है ए, तीजा पर्व या हरितालिका पर्व। तो चाहिए तीजा पर्व कब मनाया जाता है? तो तीजा पर्व जो है भादव माह की शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। एक हो जाएगा ये 4, ए का 4। उसके बाद बी में दिया है पोरा। तो पोरा पर्व कब मनाया जाता है? पोरा पर्व जो है भादव माह की अमावस्या को, ये हो जाएगा बी का 3, वी का 3। उसके बाद जो है सी में दिया है अक्ति या अक्षय तृतीया। तो जो अक्ति या अक्षय तृतीया कब मनाया जाता है? तो जो है वैशाख माह की शुक्ल तृतीया को, वैशाख माह की शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है ये अक्षय तृतीया, या जो बोला जाता है इसको अक्ति। तो सी का हो जाएगा 1, सी का 1। उसके बाद डी में दिया हरेली। तो हरेली पर्व कब मनाया जाता है? तो हरेली पर्व जो है श्रावण माह की अमावस्या को मनाया जाता है। तो ये डी का हो जाएगा 2, डी का 2। ए का 4, ए का 4 सभी में दिया है। उसके बाद जो है बी का 3, बी का 3 ऑप्शन सी में नहीं है और डी में नहीं है, सी और डी को हटा दिए। उसके बाद सी का 1, सी का 1 ऑप्शन बी में नहीं है, बी भी हट जाएगा। और उसके बाद डी का 2, तो ऑप्शन ए में दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, बस्तर के विश्व प्रसिद्ध 75 दिवसीय दशहरा पर्व के में संपादित की जाने वाली निम्नलिखित रस्मों को प्रारंभ से अंत के सही काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जो है ये बस्तर के जो विश्व प्रसिद्ध जो 75 दिवसीय दशहरा पर्व है उसमें संपादित ये होने वाली जो रस्म है, और रस्म को जो है सही क्रम में अरेंज करना है प्रारंभ से अंत के क्रम में। तो ये जो है इसमें 5 जो रस्म दिया गया है, लेकिन इसका जो रस्म यदि देखेंगे 12 अगस्त को जो क्या हुआ, ये जो हरेली पर्व के ही दिन, हरेली पर्व के दिन ही से स्टार्ट होता है, जिसमें क्या होता है पहला दिन जो है ये पाठ यात्रा। तो पाठ यात्रा इसमें दिया है क्या? ये दिया है एल में, तो हो जाएगा पहले नंबर पे पाठ यात्रा। उसके बाद जो ये 24 सितंबर को क्या होगा, ये डेरी गणाई। उसके बाद जो है 10 अक्टूबर को क्या होगा, ये काछन गद्दी। तो काछन गद्दी यहाँ पे दिया है क्या, ये के में दिया है काछन गद्दी, तो हो जाएगा दूसरे नंबर पे काछन गद्दी। उसके बाद जो है ये पहले नंबर पे हो गया, ये दूसरे नंबर पे तीसरे, और फिर एक कलश स्थापना इसमें दिया है कि कलश स्थापना नहीं दिया है। उसके बाद जो दिया है जोगी मिठाई, तो जोगी मिठाई इसमें दिया है ये, हाँ। तो इसमें जो एम जो है तीसरे नंबर पे हो जाएगा ये जोगी मिठाई, जोगी मिठाई हो गया ये। और उसके बाद जो है ये नवरात्रि पूजा एवं जो है रथ परिक्रमा, रथ परिक्रमा दिया है कि इसमें भीतर रैनी और मुड़िया दरबार दिया है, तो रथ परिक्रमा नहीं दिया है इसमें। उसके बाद जो है ये 19 अक्टूबर को ये महाअष्टमी एवं निशा यात्रा, और उसके बाद जो ये मावली प्रभाव और भीतर रैनी, इसमें भीतर रैनी दिया है। तो ये जो पाँचों में से ये मतलब जो है भीतर रैनी इसमें आ जाएगा चौथे नंबर पे, मतलब ये 5 हो दिया उसके अकॉर्डिंग, तो हो जाएगा चौथे नंबर पे भीतर रैनी। उसके बाद बाहर रैनी इसमें दिया है कि नहीं। उसके बाद जो इसमें दिया है काछन यात्रा एवं मुरिया दरबार, तो मुरिया दरबार इसमें दिया है, तो हो जाएगा ये 5 में से ये 5वें नंबर पे हो जाएगा ये मुरिया दरबार। उसके बाद जो लास्ट में ये दिया है कुटुम्ब यात्रा, ये कुटुम्ब यात्रा। और फिर जो है ये 27 अक्टूबर को क्या दिया है, मावली माता की डोली विदाई। तो इसमें जो है ये 5 दिया था उसके अकॉर्डिंग इसको 1 2 3 4 में अरेंज किए हैं, जो ये क्वेश्चन में दिया था उसके अकॉर्डिंग। तो इसमें पहले नंबर पे आ जाएगा ये पाठ यात्रा, हो जाएगा पहले नंबर पे एल। उसके बाद जो है ये दूसरे नंबर पे हो जाएगा के काक्षन गद्दी, तो हो जाएगा दूसरे नंबर पे के। और तीसरे नंबर पे हो जाएगा ये एम जोगी मिठाई, तो हो जाएगा एम तीसरे नंबर पे। और चौथे नंबर पे हो जाएगा ये भीतर रैनी, तो हो जाएगा चौथे नंबर पे। और 5वें नंबर पे हो जाएगा ये ओ मुड़िया दरबार, तो हो जाएगा 5वें नंबर पे। तो शुरू में आना चाहिए ये एल, जिसमें एल नहीं हटा देंगे सभी में एल, एल के बाद के, एल के बाद के, डी में नहीं डी हट जाएगा। और बाकी जो है ए बी सी में है, सेकंड में के बाद एम, के बाद एम, ये बी में नहीं है बी भी हट जाएगा। एम के बाद एन, एम के बाद एन, ए में नहीं है ते भी हट जाएगा। और एन के बाद ओ, तो ऑप्शन सी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी पारंपरिक पकवान फरा जो चावल के आटे से निर्मित होती है, बनाने की जो सही चरणबद्ध क्रम को सुव्यवस्थित कीजिए। तो जो है ये फरा बनाने की जो क्रम है उस क्रम को जो है चरणबद्ध क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें जो है सबसे पहले क्रम पे क्या आता है, सबसे पहले क्रम पे उबले हुए जो चावल है या चावल आटे का लोई
तैयार करना। तो जो उबले हुए जो चावल आटा होता है उसको पानी में थोड़ा उबाल दिया जाता है। उसको उबालने के बाद क्या किया जाता है, ये जो उबले हुए चावल या चावल आटे का लोई बनाया जाता है, लोई तैयार किया जाता है। तो जगह पहले नंबर पे लोई तैयार करना। इसमें देखो एल में दिया है ये भाप में पकाना, हाथों से बेलनाकार आकार में उगड़ना। और एन में दिया है राई मिर्च और कढ़ी पत्ता से बघार लगाना, चटनी के साथ परोसना। इसमें जो है फिर दूसरे नंबर पे आ जाएगा ये लोई बना लिए। लोई बनाने के बाद क्या करेंगे, हाथों से बेलनाकार, मतलब बेलनाकार शेप में जो बना रहता है ये फरा जो है, तो बेलनाकार शेप में इसको बनाया जाता है। तो जगह हाथों से बेलनाकार आकार फरा में गढ़ना। तो फरा में गढ़ेंगे जो ये आटा तैयार कर लिए, मतलब जो लोई बना लिए या मंड बना लिए। और उसके बाद जो क्या करते हैं, इसको ये फरा के शेप में बनाया जाता है, हाँ, जो हाथों से बेलनाकार शेप में आकार में। तो हो जाएगा दूसरे नंबर पे। अब जो ही ये लोई बना लिए, फिर जो ये फरा बना लिए, उसके बाद क्या करेंगे, उसको जो है भाप में पकाना। तो भाप में अब क्या करेंगे, उसको उबालेंगे, जो फरा रहेगा उसको। तो जगह तीसरे नंबर पे उसको पका लेंगे। पकाने के बाद क्या करते हैं, उसको राई हो गया, मिर्च हो गई या कढ़ी पत्ता से बघार, मतलब उसको तड़का लगा दिया जाता है थोड़ा जो तेल वगैरह में। ये हो जाएगा तड़का लगाना। ये हो जाएगा चौथे नंबर पे। फिर क्या करते हैं, चटनी के साथ परोसना, तो उसको फिर परोस देंगे। ये हो जाएगा पाँचवें नंबर पे। तो शुरू में हो जाएगा इसमें पहले नंबर पे के, तो के सभी में दिया है। तो शुरू में हो जाएगा पहले नंबर पे के, फिर दूसरे नंबर पे हो जाएगा एम, जिसमें दूसरे नंबर पे एम नहीं है हटा देंगे, बी में नहीं है बी हट जाएगा। फिर तीसरे नंबर पे हो जाएगा ये एल, तीसरे नंबर पे एल, जिसमें नहीं है तीसरे नंबर में एल उसको हटा देंगे, डी में नहीं है डी भी हट जाएगा। और एल के बाद चौथे नंबर पे हो जाएगा एन, चौथे नंबर पे एन जिसमें नहीं हटा देंगे, सी में नहीं है सी हट जाएगा। और लास्ट में हो जाएगा ओ। शुरू में के बाद एम, एम के बाद एल, एल के बाद एन, एन के बाद ओ। तो ऑप्शन ए में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी पारंपरिक व्यंजनों को उनके मूल स्वरूप या घटक से सुमेलित कीजिए। तो कॉलम 1 में दिया गया व्यंजन और कॉलम 2 में उसकी विशेषता या घटक दिया है जिससे बनता है ये व्यंजन उसको। तो जो है कॉलम 1 का ए ठेठरी। तो ठेठरी किसका बनता है, तो ये जो ठेठरी बनता है ये बेसन से निर्मित नमकीन पकवान है। तो ये ठेठरी जो है किससे बना रहता है, बेसन से निर्मित। और कौन सा पकवान है ये, नमकीन पकवान। तो ए का हो जाएगा ये 4, ए का 4। उसके बाद जो है बी में दिया है खुरमी। तो खुरमी किसका बनता है, खुरमी जो बनता है ये गेहूं आटा और गुड़ से निर्मित होता है। और ये कौन सा पकवान है, मीठा पकवान है। तो वी का हो जाएगा 1, वी का 1। उसके बाद जो सी में दिया है चौसेला। तो चौसेला जो क्या होता है, पूरी होता है जो किसका बना रहता है, चावल आटे से निर्मित पूरी। तो जो है ये चौसेला क्या होता है, चावल आटे से निर्मित पूरी होता है, ये पूरी। तो सी का हो जाएगा 3, सी का 3। उसके बाद जो है डी में दिया है तस्मई। तो तस्मई किसका बना रहता है, चावल एवं दूध की खीर होती है। तो ये डी का हो जाएगा 2, डी का 2। ए का 4, ए का 4 सभी में दिया है। उसके बाद बी का 1, बी का 1 ऑप्शन ए में नहीं है और बी में नहीं है, ए और बी को हटा दिए। उसका जो है सी का 3, सी का 3 ऑप्शन डी में नहीं है, डी भी हट जाएगा। और डी का 2, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें हो जाएगा ए का 4, बी का 1, सी का 3 और डी का 2। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, भुंजिया जनजाति के लाल रंग से पुते हुए पवित्र रसोई घर को किस नाम से जाना जाता है। तो जो भुंजिया जनजाति की जो रसोई घर रहता है, ये जो लाल रंग से जो पुते हुए जो पवित्र रसोई घर है, उस रसोई घर को किस नाम से जाना जाता है भुंजिया जनजाति में, तो उसको जाना जाता है लाल बंगला के नाम से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ये जो लाल बंगला क्या होता है, ये भुंजिया जनजाति का रसोई घर होता है, रसोई घर या किचन बोला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल बंगला। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च राज्य खेल पुरस्कार कौन सा है। तो जो है छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जो है खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला जो है सर्वोच्च राज्य खेल पुरस्कार कौन सी है उसको बताना है। ऑप्शन ए में दिया है यति यतनलाल सम्मान। तो जो है ये यति यतनलाल सम्मान जो कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, तो जो दिया जाता है गौर अच्छा और जो है अहिंसा के क्षेत्र में, अहिंसा। तो जो ये यति यतनलाल जो सम्मान जो है कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, गौर अच्छा और अहिंसा के क्षेत्र में। और बी में क्या दिया है महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव सम्मान। तो ये सम्मान जो है तीरंदाजी के क्षेत्र में दिया जाता है, तीरंदाजी के क्षेत्र में दिया जाता है।
और उसका जो है सी में दिया है शहीद गुंडाधुर सम्मान। तो जो है ये शहीद गुंडाधुर सम्मान जो है कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये जो दिया जाता है खेल के क्षेत्र में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये जो दिया जाता है शहीद जो गुंडाधुर सम्मान जो ये दिया जाता है सर्वोच्च राज्य खेल सम्मान पुरस्कार के रूप में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और जो है ये जो डी में दिया है वीर हनुमान सिंह पुरस्कार, तो ये कोच और प्रशिक्षक को दिया जाने वाला पुरस्कार है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शहीद गुंडाधुर सम्मान पुरस्कार। क्वेश्चन है सरहुल नृत्य के दौरान उरांव जनजाति के लोग साल वृक्ष के चारों ओर घूम घूम कर नृत्य करते हैं। तो ये जो कथन सही हो जाएगा कि जो है ये सरहुल नृत्य के दौरान जो है उरांव जनजाति के जो लोग हैं ये साल वृक्ष के चारों ओर जो है घूम घूम कर नृत्य करते हैं। मतलब जो ये सरहुल नृत्य जो है कौन से जनजाति में होता है या कौन से जनजाति द्वारा किया जाता है, तो ये उरांव जनजाति के द्वारा। तो ये जो कथन ये सही हो जाएगा। अब कारण में दिया गया इसमें उरांव जनजाति का मानना है कि उनके जो प्रमुख देवता, तो उनकी जो प्रमुख देवता कौन सी है, उरांव जनजाति की धर्मेश है। तो धर्मेश उनकी जो है प्रमुख देवता है जो साल वृक्ष में निवास करते हैं। और साल वृक्ष के जो प्रस्फुटन ये इसको बोला जाता है फूल खिलने पर ही नववर्ष प्रारंभ होता है। तो ये जो कारण भी सही है। और एक कारण जो है ये सरहुल नृत्य के बारे में एक्सप्लेन भी कर रहा है। ये जो सरहुल नृत्य जो है किस जो देवता है उसकी जो निवास साल वृक्ष में निवास करते हैं। और साल वृक्ष के जो प्रस्फुटन यह जो है फूल खिलने पर ही नववर्ष का प्रारंभ होता है। तो जो कारण भी सही है और एक कारण जो है कथन की व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें असर्शन और रीजन दोनों सही है और ये जो रीजन है असर्शन की सही व्याख्या करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है परलकोट विद्रोह के संदर्भ में सही कथनों का चयन कीजिए। तो जो है परलकोट जो विद्रोह है उसके संदर्भ में सही कथन का चयन करना है। कथन जे दिया है परलकोट विद्रोह का नेतृत्व जमींदार जो है गैन सिंह ने किया था। ये जो कथन सही हो जाएगा, जे कथन सही है कि जो है ये परलकोट जो विद्रोह है उसका नेतृत्व किसने किया था, तो जो है ये जमींदार गैन सिंह ने किया था। तो जो कथन जे सही है। जिसमें जे नहीं हटा देंगे, ऑप्शन सी में नहीं है तो ऑप्शन सी हट जाएगा। उसका जो है कथन के दिया है विद्रोह का संदेश जो है धावड़ा वृक्ष की टहनियों और जो है ढोल नंगारों से फैलाया गया था। तो जो कथन के ये भी सही हो जाएगा कि जो विद्रोह है ये जो परलकोट विद्रोह है इसका संदेश कौन सी वृक्ष की टहनी, तो ये जो है धावड़ा वृक्ष की टहनी और जो ढोल नंगारों की सहायता से फैलाया गया था। तो जो कथन के ये भी सही है। जिसमें के नहीं हटा देंगे, ऑप्शन बी में नहीं है तो ऑप्शन बी हट जाएगा। उसका जो है कथन एल दिया है गैन सिंह को 10 जनवरी 1825 को गिरफ्तार किया गया था। तो जो ये परलकोट विद्रोह हुआ था जिसमें जो है गैन सिंह जी को जो है कब जो है गिरफ्तार या अरेस्ट किया गया था 10 जनवरी 1825 को। तो जो कथन एल ए भी सही है। इसका जो है कथन एम दिया है गैन सिंह को 20 जनवरी 1825 को फांसी दी गई थी। तो जो कथन एम में भी सही है कि जो है ये 20 जनवरी 1825 को इनको फांसी दी गई थी। तो जो कथन एम ये भी सही है। तो इसमें जो है सही विकल्प का चयन करना है। तो ऑप्शन ए में एम नहीं है तो ऑप्शन ए भी हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसमें जो है कथन जो है सभी कथन मतलब जो है जे के एल और एम ये सभी कथन सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिशों के आधार पर 46वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य, जो 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा का अवसर की बात करता है या शिक्षा की अवसर की बात करता है, ये 11वां जो है मौलिक कर्तव्य है वो जोड़ा गया था। तो मतलब जो है कौन सी जो समिति है जिसकी सिफारिश पर जो है 46वें संविधान संशोधन जो है अधिनियम 2002 द्वारा जो 2002 द्वारा है इसमें 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। और जो है 10 मूल कर्तव्य है, 10 मूल कर्तव्य ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था और एक इसके सिफारिश पर सरदार षड्सी समिति की सिफारिश पर। तो ये जो है टोटल जो है 10 मूल कर्तव्य जो है किसके सिफारिश पर, 42वें संविधान संशोधन है उसमें सरदार षड्सी समिति के सिफारिश पर। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि जो 11वां जो मूल कर्तव्य है जो कब जोड़ा गया था, ये 46वां संविधान संशोधन 2002 में जो शिक्षा से संबंधित है, शिक्षा की अवसर से संबंधित, ये जो है किसके द्वारा जोड़ा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यायमूर्ति जे एस वर्मा समिति के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
तो ये जो किसके सिफारिश पर जोड़ा गया था, न्यायमूर्ति JS वर्मा समिति के सिफारिश पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार या RTI अधिनियम 2005 की धारा 24 के अंतर्गत, तो जो ये RTI जो एक्ट है 2005, इसकी जो है धारा 24, तो जो ये धारा जो 24 के अंतर्गत अधिनियम की कतिपय धाराओं को छोड़कर, तो जो अधिनियम है उसकी जो अन्य जो धारा है उसको छोड़कर निम्नलिखित में से जो है किन संगठनों को, जो कौन सी जो संगठन है इस अधिनियम के दायरे से छूट प्रदान की गई है। तो जो है इस अधिनियम के जो कौन कौन से जो संगठन है जो इस अधिनियम मतलब जो RTI जो एक्ट 2005 है उसकी धारा 24 के अंतर्गत कुछ जो धारा या जो धारा है उसको छोड़कर निम्नलिखित में से जो कौन सी जो संगठन है, कौन सी जो संगठन है उसको इस अधिनियम के दायरे से छूट प्रदान की गई है। तो ऑप्शन ए में दिया केवल वे संगठन जो केवल रक्षा मंत्रालय के सीधे नियंत्रण में काम करते हैं, तो जो कथन ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। उसके बाद बी में दिया है अनुसूची 2 में निर्दिष्ट विशिष्ट जो आसूचना और सुरक्षा संगठन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें क्या है कि ये जो उन संगठनों को जो है इसमें छूट प्रदान की गई है जो अनुसूची 2 में क्या है निर्दिष्ट है और विशिष्ट जो आसूचना है या जो सुरक्षा संगठन है उसको इससे छूट दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है 1857 के संग्राम और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में सही कथनों का चयन कीजिए। तो जो है 1857 के जो संग्राम है और जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन है इसके संदर्भ में सही कथन का चयन करना है। कथन जे दिया है 1857 के विद्रोह के समय भारत का जो है गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। तो ये जो कथन जे सही हो जाएगा कि 1857 है इस विद्रोह के समय भारत की जो है गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। तो जो कथन जे सही है, जिसमें जे नहीं हटा देंगे, ऑप्शन बी में नहीं है तो ऑप्शन बी हट जाएगा। उसका जो है कथन के दिया है कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर या बिहार से नेतृत्व किया था। तो जो कथन के ये भी सही हो जाएगा कि जो 1857 के जो विद्रोह है ये जो कुंवर सिंह जी है इन्होंने 1857 के जो विद्रोह के दौरान जगदीशपुर से इन्होंने नेतृत्व किया था। तो जो कथन के ये भी सही है। तो जो जिसमें के नहीं हटा देंगे, ऑप्शन सी में नहीं है तो ऑप्शन सी हट जाएगा। उसके बाद जो है कथन एल दिया है 1916 सन 1916 का लखनऊ जो समझौता है। तो जो है ये 1916 में जो लखनऊ समझौता हुआ था इसमें जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच संपन्न हुआ था। तो जो कथन एल भी हो जाएगा कि जो 1916 में जो लखनऊ समझौता हुआ था ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो गया और मुस्लिम लीग हो गया, इन दोनों के बीच संपन्न हुआ था। तो जो कथन एल ये भी सही है, जिसमें एल नहीं हटा देंगे तो ऑप्शन ए और डी में तो एल है। तो ये जो कथन एल ये भी सही है। उसका जो है कथन एम दिया है वर्ष 1928 में साइमन कमीशन के आगमन के विरोध में। तो जो है 1928 में जो है साइमन कमीशन के आगमन के विरोध में दिल्ली में लाला लाजपत राय पर लाठी चार्ज हुआ था। तो जो कथन एम गलत हो जाएगा क्योंकि ये दिल्ली में नहीं हुआ था, कहाँ पे हुआ था, ये लाहौर में हुआ था, लाहौर में हुआ था ना कि दिल्ली। तो जो कथन है ये गलत हो जाएगा क्योंकि दिल्ली में नहीं हुआ था। तो जो लाठीचार्ज जो है ये लाला लाजपत राय पर जो है लाठीचार्ज जो लाहौर में हुआ था ना कि दिल्ली में। तो जो कथन है ये गलत हो जाएगा। तो जो ऑप्शन डी में एम दिया है तो ऑप्शन डी भी हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें जो है कथन जे हो गया, के हो गया और एल ये तीनों सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें जो है कथन जे, के और एल सही हैं। क्वेश्चन है 1947 के बाद के भारत के ऐतिहासिक और राजनीतिक घटनाक्रम के संबंध में सही कथनों का चयन कीजिए। कथन जे दिया है वर्ष 1961 में ऑपरेशन विजय के माध्यम से गोवा हो गया, दमन दीव हो गया और दीव को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराया गया था। तो जो कथन जे सही हो जाएगा कि जो है सन 1961 है, सन 1961 में जो ऑपरेशन विजय के तहत या ऑपरेशन विजय के माध्यम से गोवा हो गया, दमन दीव हो गया को जो है पुर्तगाली शासन से मुक्त कराया गया था। तो जो कथन जे सही है, जिसमें जे नहीं हटा देंगे, ऑप्शन सी में नहीं है तो ऑप्शन सी हट जाएगा। उसका जो कथन के दिया है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत भारत में जो है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। तो जो कथन के ये भी सही हो जाएगा कि जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम हो गया 1956। तो ये जो है इस अधिनियम के तहत जो है भारत में जो 14 राज्य हो गया और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। तो जो कथन के ये भी सही है,
जिसमें के नहीं हटा देंगे, ऑप्शन डी नहीं है तो ऑप्शन डी हट जाएगा। उसके बाद जो है कथन एल दिया है, वर्ष 1974 में भारत ने पोखरण में अपने जो है पहले परमाणु परीक्षण का नाम जो है कूट नाम जो है ऑपरेशन शक्ति रखा था। तो जो कथन है गलत हो जाएगा, क्योंकि जो है ये पोखरण में जो है अपने जो या जो है पहले जो परमाणु परीक्षण हुआ था उसका नाम जो है ऑपरेशन शक्ति नहीं था, उसका नाम क्या था, स्माइलिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा नाम था, ना कि ये ऑपरेशन शक्ति। तो जो है ये फर्स्ट टाइम जो है ये अपने जो है पहले जो परमाणु परीक्षण हुआ था उस परीक्षण का क्या नाम था, स्माइलिंग बुद्धा, ना कि परमाणु ये ऑपरेशन शक्ति। तो जो कथन है गलत हो जाएगा, जिसमें एल है हटा देंगे, ऑप्शन ए में दिया है तो ऑप्शन ए हट जाएगा। उसका जो है कथन एम दिया है, वर्ष 1975 में 36वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सिक्किम को भारत संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया था। तो जो कथन एम ए भी सी हो जाएगा कि जो है ये सन या जो वर्ष 1975 में 36वें जो संविधान संशोधन के द्वारा या अधिनियम के द्वारा सिक्किम को जो है भारत संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया था। तो जो कथन एम ए भी सही है। इसमें जो है कथन जे हो गया, के हो गया और एम, ये तीनों सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें जो है केवल जो है कथन जे, के और एम सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है सही सुमेलित कीजिए। कॉलम 1 दिया गया है और कॉलम 2 है, इसको सही सुमेलित करना है। तो जो है कॉलम 1 क्या है, ए बेरिंग जल डमरू मध्य। तो जो है ये बेरिंग जल डमरू मध्य ये कहाँ पे स्थित है, तो जो ये बेरिंग जो जल डमरू मध्य है ये है आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर में। तो ये बी का हो जाए, ए का हो जाएगा 3, ए का 3। इसका जो है बी में दिया मलक्का जो है जल डमरू मध्य। तो जो है मलक्का जल डमरू मध्य ये कहाँ पे स्थित है, ये जो है अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर में है। तो वी का हो जाएगा 4, बी का 4। इसका जो है सी में दिया है जिब्राल्टर जल डमरू मध्य। तो है जो जिब्राल्टर जो जल डमरू मध्य है ये कहाँ पे स्थित है, तो ये जो स्थित है भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर में। तो सी का हो जाएगा 1, सी का 1। उसके जो है ये डी में दिया है पाक जल डमरू मध्य। तो जो है पाक जो है जल डमरू मध्य कहाँ पे स्थित है, तो ये जो स्थित है ये है मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी में। ये जो हो जाएगा डी का 2, ए का 3 जो है सभी में है। उसके बी का 4, बी का 4 जो है ऑप्शन ए में नहीं है और डी में नहीं है, ए और डी को हटा दिए। इसका सी का 1 ऑप्शन ए जो है ये सी में नहीं है, सी में हट जाएगा। और उसके बाद डी का 2 तो ऑप्शन बी में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है सही सुमेलित कीजिए। कॉलम 1 है और कॉलम 2 है, इसको सही सुमेलित करना है। तो जो है कॉलम 1 का ए अनाईमुड़ी। तो जो है अनाईमुड़ी कहाँ पे है, तो अनाईमुड़ी ये है अन्नामलाई पहाड़ी में। तो ये हो जाएगा ए का 3 अन्नामलाई पहाड़िया। तो ये हो जाएगा ए का 4, ए का 4 हो जाएगा। उसका जो है बी में दिया है जो है डोडा बेटा। तो जो है डोडा बेटा कहाँ पे स्थित है, तो जो डोडा बेटा स्थित है ये स्थित है ये यहाँ पे ये नीलगिरी पहाड़ी में। तो हो जाएगा बी का 3 नीलगिरी पहाड़ी। इसके बाद जो है सी में दिया है धूपगढ़। तो धूपगढ़ कहाँ पे स्थित है, तो जो धूपगढ़ है ये स्थित है सतपुड़ा श्रेणी में। तो ये सी का हो जाएगा 2 सतपुड़ा श्रेणी। उसके बाद जो है ये डी में दिया है ये गुरु शिखर। तो ये जो गुरु शिखर कहाँ पे है, ये अरावली श्रेणी में। तो ये डी का हो जाएगा 1 अरावली श्रेणी। ए का हो जाएगा 4, ए का 4 सभी में है। उसके बाद बी का 3 ऑप्शन सी में नहीं है और डी में नहीं है, सी और डी को हटा दिए। उसके बाद जो है ये सी का 2 ऑप्शन बी में नहीं है, बी भी हट जाएगा। और डी का 1 ये ऑप्शन ए में ए है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है भारतीय आर्थिक योजनाओं एवं संस्थागत सुधारों से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, शुरुआत से बाद के क्रम में। तो इसमें जो है के में दिया है योजना आयोग का गठन। तो जो है योजना आयोग का गठन कब होता है, तो योजना आयोग का गठन ये होता है 15 मार्च 1950 को। उसका जो है एल में दिया है भारत में नीति आयोग की स्थापना। तो नीति आयोग की स्थापना कब होता है, तो होता है 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना होता है। उसका जो है कथन एम में दिया है प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुभारंभ। तो जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुभारंभ कब होता है, तो ये प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुभारंभ 1951 को स्टार्ट होता है। उसका जो है कथन एन में दिया है भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना।
या रीजनल रूरल बैंक की स्थापना ये कब होता है? ये होता है 2 अक्टूबर 1975 को। तो ये जो रीजनल रूरल बैंक या जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को होता है। तो उसके बाद जो कथन ओ में दिया है 14 प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो जो है 14 बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण कब होता है? तो होता है 19 जुलाई 1969 को। 19 जुलाई 1969 को होता है। अब इसको अरेंज कर लेंगे शुरुआत से बाद के क्रम में। इसमें 1950 दिया है, 2015, 1951, 1975 और 1969। इसमें पहले नंबर पे आ जाएगा 1950 वाला, मतलब ये क्या हो जाएगा? पहले नंबर पे योजना आयोग का गठन। इसका जो है दूसरे नंबर पे ये 1951 वाला आ जाएगा। तो ये जो किसमें दिया है? प्रथम पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ एम में। उसका जो है तीसरे नंबर पे ये 1950, 51 और उसके बाद 69 और 75 दिया है। तो 69 पहले आ जाएगा, मतलब ये 14 बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण वाला ये हो जाएगा ओ तीसरे नंबर पे। इसका जो है चौथे नंबर पे ये 1975 वाला जो किसमें है? ये जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना एन में, तो हो जाएगा चौथे नंबर पे। और लास्ट में पाँचवें नंबर पे हो जाएगा एल, जो नीति आयोग की स्थापना 2015 में होता है, तो जो होगा लास्ट में पाँचवें नंबर पे। शुरू में आ जाएगा के, तो के सभी में दिया है। दूसरे नंबर पे एम भी सभी में दिया है। और तीसरे नंबर पे ओ, तो ओ जो है ऑप्शन ए में नहीं है और बी में नहीं है, ए और बी को हटा देंगे। और उसका जो है तीसरे नंबर पे एन, चौथे नंबर पे एन, तो जो ऑप्शन डी में एन नहीं है चौथे नंबर पे, तो ऑप्शन डी को हटा देंगे। और पाँचवें नंबर पे एल, तो ऑप्शन सी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें शुरू में हो जाएगा के, एम, ओ, एन और एल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है कथन मौद्रिक नीति समिति या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए रेपो रेट में वृद्धि करती है। तो जो है मौद्रिक जो नीति समिति है या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ये जो इन्फ्लेशन है या मुद्रास्फीति है उसको नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए क्या किया? जो रेपो रेट है या जो रेपो दर है उसमें वृद्धि करती है। तो जो कथन सी हो जाएगा, जो रेपो रेट है इसमें वृद्धि जो है, एक तो किस कंडीशन से, या इन्फ्लेशन हो गया या मुद्रास्फीति हो गया, उसको कंट्रोल या नियंत्रित करने के लिए जो रेपो रेट है उसको में वृद्धि किया जाता है। तो जो कथन सही है। अब कारण में दिया गया है रेपो रेट में वृद्धि या रेपो दर में वृद्धि से अर्थव्यवस्था में तरलता मतलब जो मनी की सप्लाई हो गया, करेंसी की सप्लाई या लिक्विडिटी, ये कम हो जाती है और ऋण महंगा हो जाता है। तो ये कारण भी सही हो जाएगा कि जो रेपो रेट है इसमें वृद्धि होने से क्या होता है? ये रेपो रेट में वृद्धि होने से जो मनी सप्लाई हो गया या लिक्विडिटी क्या हो गया? मार्केट से कम हो गया। और मार्केट से कम होने की वजह से जो बैंक है, ये बैंक के पास जो है कम करेंसी रहेंगे या कम लिक्विडिटी रहेंगे, तो उसकी वजह से क्या करेगा? ये अपनी जो ब्याज दर है उसको बढ़ा देंगे। और ब्याज दर बढ़ने की वजह से क्या है कि जो ऋण है या लोन है क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा। तो ये कारण भी सही है और ये कारण जो है रेपो रेट के बारे में एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें ये कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है वनस्पति विज्ञान के संदर्भ में पौधों में जल तथा खनिजों के संवहन के लिए उत्तरदायी जाइलम ऊतक में निम्नलिखित में से कौन सी जो कोशिका घटक मुख्य रूप से मृत होती है? तो इसमें बताने की जो पौधों में जो जल हो गया और खनिजों के जो संवहन के लिए उत्तरदायी जो जाइलम ऊतक है, तो जाइलम ऊतक में जो है निम्नलिखित में से जो कौन सी जो कोशिका है, कोशिका घटक जो मुख्य रूप से मृत होती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इसमें जो है वाहिकाएँ हो गया और वाहिनिकाएँ, ये दोनों जो क्या होती है? मृत जो जो घटक होती है। और इसके साथ साथ जो है ये जाइलम तंतु, तो ये जाइलम तंतु भी क्या होता है? ये मृत जो घटक होता है। जबकि ये जो जाइलम पेरेन्काइमा, तो जो एकमात्र जो है ये जाइलम जो पेरेन्काइमा है, ये क्या होता है? ये जीवित घटक होती है। कौन सी घटक होती है? जीवित घटक। ये जीवित घटक होती है। और बाकी जो हो गया वाहिकाएँ हो गया, वाहिनिकाएँ हो गया और जाइलम तंतु, ये क्या होती है? मृत घटक होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जो है भौतिकी का मूल सिद्धांत विद्युत परिपथ में धारा, विभवांतर और प्रतिरोध के संबंध को व्यक्त करता है? तो इसमें बताने की जो कौन सी जो मूलभूत सिद्धांत है जिसमें क्या होता है? जो विद्युत परिपथ में धारा हो गया, विभवांतर हो गया और जो प्रतिरोध है उसके संबंध को व्यक्त करता है।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओम का नियम। तो ओम के नियम में क्या होता है, जो धारा हो गया, विभवांतर हो गया और प्रतिरोध, तीनों में संबंध दिखाई देता है। तो जो ओम का नियम के यदि हम लिखेंगे तो क्या होता है, ये वी अल्फा होता है आई, वी अल्फा आई होता है। वी मतलब अब ये अल्फा को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, बी इक्वल आई आर हो जाएगा। आई आर मतलब यहाँ पे वी मतलब हो जाएगा विभवांतर और आई मतलब हो जाएगा ये धारा और आर मतलब हो जाएगा प्रतिरोध। जिसमें ये वी का जो विभवांतर का जो मात्रा एसआई यूनिट क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है। और जो ये आर धारा सॉरी आई, तो जो ये आई जो है धारा, इसकी जो एसआई यूनिट क्या होता है, तो इसकी एसआई यूनिट होता है एम्पियर। धारा की जो एसआई यूनिट क्या होता है, एम्पियर। और जो आर दिया है, आर जो प्रतिरोध है, इसकी जो एसआई यूनिट ओम होता है। तो यहाँ पे जो ओम के नियम में क्या होता है, तीनों में संबंध पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओम का नियम। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, उसके अनुसार नई जो पाठ्यचर्या संरचना है, जिसमें ये 5+3+3+4 है। तो इसकी जो संरचना है, संरचना में जो मिडिल स्टेज हो गया, या मिडिल स्टेज के अंतर्गत किस आयु वर्ग और किन कक्षाओं के बच्चों को शामिल किया गया है। तो जो मिडिल जो स्टेज है, उसके अंतर्गत जो है कौन से जो आयु वर्ग के बच्चे हो गया और जो कौन से क्लास या कक्षाओं के बच्चे को इसमें शामिल किया है। देखो इसमें जो प्रथम जो ये 5 दिया है, तो ये 5 जो कि इसको जाना जाता है फाउंडेशनल बैच के नाम से या फाउंडेशनल स्टेज के नाम से। जिसमें क्या होता है, 3 वर्ष जो है ये प्री प्राइमरी, जिसमें होता है नर्सरी IH1 IH2 या KG1 KG2। और इसका जो है बच जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 जो है क्लास 1 और 2 के लिए। इसका जो है +3 दिया है, तो +3 जो होता है ये प्रीपरेटरी क्लास, जिसमें जो है क्लास 3 से 5 तक का क्लास हो जाएगा कि बच्चे आ जाएंगे। और इसके बाद ये +3 दिया है, मिडिल स्टेज में आ जाएगा। ये +3 जो है क्या है, ये प्रीपरेटरी स्टेज के लिए। और ये उसके बाद +3 जो है ये मिडिल स्टेज के लिए। और फिर ये जो +4 जो है ये सेकेंडरी स्टेज के लिए है। इसमें जो यही +3 के लिए बताना है कि जो मिडिल स्टेज है, ये जो ये 3 से 5 के बच्चे हो जाएंगे। और इसमें जो है 6 7 8 मतलब जो है 6 to 8 के बच्चे आ जाएंगे, किसमें, ये जो मिडिल स्टेज है उसमें। और जो सेकेंडरी स्टेज है, इसमें 9 to 12 के बच्चे आ जाएंगे। इसमें जो है ये +3 दिया है, इसी को बोला जाता है मिडिल स्टेज, जिसमें आ जाएगा 6 से 7 क्लास के बच्चे। और इसकी जो आयु वर्ग क्या है, 11 से 14 वर्ष के बच्चे। तो इसमें किसमें दिया है, ऑप्शन सी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें जो है आयु वर्ग जो है 11 से 14 वर्ष के बच्चे आ जाएंगे। और इसमें जो कौन से क्लास के बच्चे आएंगे, 6वीं से 8वीं तक के बच्चे, या क्लास 6 से 8 के बच्चे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, तो जो ये NEP हो गया, NEP या जो है न्यू एजुकेशनल पॉलिसी, या राष्ट्रीय शिक्षा नीति, या जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020, उसके अनुसार छात्रों के समग्र विकास का आकलन करने के लिए, जो छात्र है, स्टूडेंट्स है, उसकी जो समग्र विकास का आकलन करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किए गए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र का आधिकारिक नाम क्या है। तो जो ये राष्ट्रीय जो मूल्यांकन केंद्र है, इस मूल्यांकन केंद्र का जो आधिकारिक नाम या ऑफिशियल नेम क्या है, उसको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परख नाम है इसका, जो ऑफिशियल नेम परख है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परख।